Hello everyone. Good evening to all of you. Hello Jatin, Subhashri, good evening. So how are you all? Students, you have FTS 9 exam on 1st Feb 2023. ठीक है? Next Wednesday को. So the link of syllabus I am pasting here. Okay. तो बताइए, how was your AIATS exam जो कि कल था? How did you write? और कितने मार्क्स आ रहे हैं आप सबके? 586 रुषि. Great. बाकी स्टूडेंट्स कितने आ रहे हैं आपके? ऋषि, पहला जो एग्जाम था AIATS का, उसमें कितना स्कोर था आपका? ओके, 646. तो इतना डिक्रीज क्यों हुआ? सर इसमें 11th था और मतलब हमें पता कब चला कि टेस्ट के 5 दिन पहले, तो पूरा 11th का ऊपर से 12th का, तो रिवाइज कितना करूं। फिर भी केमिस्ट्री का कर लिया तो उसमें मतलब बहुत अच्छे आ गए, लेकिन फिजिक्स में कम रह गया तो उसमें कटे हैं सर। बॉटनी ओके. और जूलॉजी भी बहुत ही अच्छा गया है, उसमें भी रिवाइज हो गया था। लेकिन फिजिक्स एक तो रिवाइज करना हार्ड रहता है, ऊपर से 5 ही दिन, तो कितना करे। ओके. फिर भी अच्छा स्कोर है, कंसीडरिंग द फैक्ट दैट कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिला और 11th का ज़्यादा सिलेबस था. हाँ, वो जो तो फर्स्ट AITS 11th थी पे तो अभी उसमें हम गए नहीं. 11th का सिलेबस नहीं होता था ना सर, तो उस वजह से। हाँ, हाँ. हाँ दिस द रीज़न. फिर भी बहुत अच्छा स्कोर है. जतिन 428. जतिन, आपका स्कोर काफ़ी कम हुआ है. व्हाट इज़ द रीज़न? बताइए जतिन. अदर्स का स्कोर क्या था? शुभश्री, कोमल, भूमिका, आप बताइए. फिजिक्स सेक्शन मिस हो गया. अच्छा, टोटली मिस ही हो गया. दैट्स नॉट गुड. क्यों? ऐसा क्यों हुआ? सबसे पहले हमने पढ़ा, ठीक है, काजेस क्या हैं, इफेक्ट्स क्या हैं, कंट्रोल कैसे करेंगे. फिर वाटर पोल्यूशन, लैंड पोल्यूशन एंड नॉइज पोल्यूशन. नॉइज पोल्यूशन इज आल्सो ए पार्ट ऑफ एयर पोल्यूशन. ठीक है. सो डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज के दो रीजंस हमने देखे थे. पहला था एक्शन ऑफ पोल्यूटेंट्स. ठीक है, कि पोल्यूटेंट्स का क्या इफेक्ट हो रहा है, उन्हीं की वजह से ज्यादा पोल्यूशन हो रही है, हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं डिप्लीट हो रहे हैं. और दूसरी है, अगर हम उनका सही से यूज नहीं करें तो, है ना, इम्प्रॉपर यूज कर रहे हैं हम उनका, ओवर एक्सप्लाइटेशन कर रहे हैं हम नेचुरल रिसोर्सेज की, उससे भी तो डिग्रेड होंगे ना नेचुरल रिसोर्सेज. फॉर एग्जांपल, अभी डिमांड ज्यादा है पेट्रोल की, डीजल की, हम यूज करें, ठीक है, तो एक दिन ऐसा भी आएगा कि ये रिसोर्सेज खत्म हो जाए, है ना, क्योंकि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो सीधी सी बात है, हमें चाहिए ना ज्यादा से ज्यादा. और नेचुरल रिसोर्सेज तो अनलिमिटेड नहीं होते हैं. ठीक है. So let us study what is improper resource utilization and maintenance. मिना है समय के साथ धीरे धीरे जो है तेज हवाओं के चलने से या कई ऐसे नेचुरल फैक्टर्स हैं जिनके कारण सॉइल इरोड हो रही है.
है ना, तेज हवा चलती है रॉक्स के ऊपर से, बारिश हो रही है, देयर लॉट मेनी फैक्टर्स जिससे सॉइल इरोजन होता है। क्या हम ह्यूमंस भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सॉइल इरोजन में? डेफिनेटली कर रहे हैं। व्हाट आर द वेरियस एक्टिविटीज विच आर रिजल्टिंग इनटू सॉइल इरोजन? ओवर कल्टीवेशन, unrestricted grazing, deforestation, poor irrigation practices। सॉइल इरोजन अगर हो रहा है तो स्वाभाविक सी बात है कई पैचेस ऐसे हो जाएंगे सॉइल के जो कि एरिड हो जाएंगे, मतलब ड्राई हो गए, सूख गए, वहां की मिट्टी किसी काम की नहीं रही। और जब ये छोटे छोटे पैचेस आपस में पूरे मिल जाएंगे तो शायद ही पूरे का पूरा एक रेगिस्तान ही बन जाए, ये डेजर्ट बन जाए, डेजर्टिफिकेशन हो जाए, है ना बात? ठीक है जी। सो सॉइल इरोजन रिजल्ट्स इनटू एरिड पैचेस ऑफ लैंड, and when the large barren patches extend and meet over time, it results into formation of a desert। एग्रीकल्चर में एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात होती है, दैट इज इरिगेशन, है ना। आपने खेत में फसल लगाई है तो भाई पानी भी चाहिए, बिना पानी के तो फसल नहीं उग पाएगी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि किसान को ये समझ होनी चाहिए कि कब पानी देना है फसल को, कितना पानी देना है, कितने समय तक के लिए देना है। अगर हमारी ये इरिगेशन फैसिलिटीज सही नहीं होंगी, पानी हमने बहुत ज्यादा दे दिया, एक्सेस में दे दिया खेत में पानी, दैट इज ऑल्सो गोइंग टू कॉज प्रॉब्लम, राइट जी। सो इरिगेटिंग द एग्रीकल्चरल फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। द थिंग इज प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम, राइट। अगर इरिगेशन सिस्टम प्रॉपर होगा तो समस्या नहीं होगी, right? Because the proper irrigation system never results into water accumulation in the agricultural field। खेत खलिहान में पानी बहुत ज्यादा समय तक अगर खड़ा रहेगा तो मिट्टी की क्वालिटी को बहुत ही बुरा असर पहुंचाएगा। Improper drainage of the irrigated water leads to accumulation of the standing water in the agricultural field। इसे हम water logging कहते हैं कि भाई पानी इकट्ठा हो गया, पानी भर गया। हमने देखा होगा बहुत जगहों पे जो है बिजली की सुविधा है गांव देहात में, वहां पे किसान ने जो है ट्यूबवेल्स लगाए हैं, मोटर लगी हुई हैं, पंप से पानी आ रहा है और खेत में पानी बहे जा रहा है। बहुत ज्यादा पानी अगर भर दिया है खेत में, दैट इज अ वेरी डेंजरस प्रैक्टिस, वाटर लॉगिंग हो जाएगा, ठीक है जी। और ये वाटर लॉगिंग सॉइल की क्वालिटी को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित करेगा। इट इज गोइंग टू डैमेज द क्रॉप बिकॉज इट इज गोइंग टू अफेक्ट द रूट्स। आप जानते हैं प्लांट्स जितना पानी ले रहे हैं रूट्स के जरिए, कितना कम इस्तेमाल करते हैं, बाकी तो ट्रांसपिरेशन के जरिए उड़ जाता है। अगर उससे भी कहीं ज्यादा एक्सेस में पानी खेत में भरा हुआ है तो स्वाभाविक सी बात है जब इवेपोरेशन के कारण वो पानी उड़ गया, पानी में डिजॉल्व्ड सॉल्ट जो है, नमक जो है, वो सॉल्ट सब इकट्ठा हो जाएगा मिट्टी में। आपने कई बार देखा होगा ऐसा कि बहुत ज्यादा पानी इकट्ठा हुआ है, जब वो पानी सूखा तो मिट्टी के ऊपर सफेद 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 नमक जैसी चीज इकट्ठी हो गई, है ना। सॉल्ट कंटेंट बढ़ा दिया ना हमने फिर ये गलती करके। वाटर लॉगिंग ड्रॉज सॉल्ट टू द सरफेस ऑफ द सॉइल, ठीक है। आपने देखा सफेद सफेद पैचेस हो जाएंगे, थिन क्रस्ट ऑफ द सॉल्ट, कैन यू सी, ये ऐसे लेयर जैसी चीज बन गई। अब बड़ी कठिनाई हो जाएगी किसान के लिए इसी खेत में दोबारा से किसी फसल को सही तरीके से उगा पाना। So improper resource utilization and maintenance से क्या हो सकता है? सबसे पहले resource erosion, desertification, water logging conditions and soil salinity। तो soil erosion की अगर हम बात करें, activities resulting in the soil erosion are over cultivation, ठीक है। अगर हम किसी लैंड में बार बार फसलें ग्रो करेंगे, है ना,
रिसोर्स जो है, रिसोर्सेज जो है, न्यूट्रिएंट्स जो है, उनकी रिसाइकलिंग प्रॉपर्ली नहीं होगी सॉइल में, ठीक है। सेकंड थिंग इज अनरेस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग, ठीक है। ग्रेजिंग में ग्रास जो होता है, ग्रास सॉइल को पकड़ के रखता है टाइटली, ठीक है। अगर अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रेजिंग होगी तो जितना भी ग्रास है अलॉन्ग विद रूट्स कैटल खाएगी, है ना, तो उसे इरोजन होने का खतरा ज्यादा है। डिफॉरेस्टेशन, प्लांट्स बहुत जरूरी है सॉइल के लिए, ठीक है, पकड़ के रखते हैं सॉइल को टाइटली। अगर प्लांट्स की कटिंग हुई तो उससे भी हो सकता है इरोजन। एंड पुअर इरिगेशन प्रैक्टिसेस, यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स एक्स्ट्रा, है ना, उससे सॉइल की जो नेचुरल कंपोजिशन है वो चेंज होगी। सो दिस विल रिजल्ट इन एरिड पैच ऑफ लैंड। एरिड पैच क्या होते हैं कि फर्टाइल अनफर्टाइल, फॉर एग्जांपल ये वाली सॉइल है, ठीक है, ये वाला लैंड का टुकड़ा है, ये वाला अनफर्टाइल हो गया, ये वाला फर्टाइल है यहाँ से, ठीक है, ये भी अनफर्टाइल है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये अनफर्टाइल पैच जो है ये स्लोली स्लोली फैलेगा और जो फर्टाइल लैंड है उसको भी अनफर्टाइल बनाएगा, ओके। So arid patch of the land are usually barren, or in other words, they are unfertile. When large barren patches extend and meet over time, a desert is created. तो इसी तरह स्टूडेंट्स डेजर्ट बनता है, ठीक है, छोटे छोटे पैच जब बनते जाते हैं तो एक बड़ा डेजर्ट बनता है। तो इनमें क्या होता है, इस वाली सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट कम होगा, सॉइल पार्टिकल्स बहुत लूज हो जाएंगे, सैंड की तरह हो जाएंगे। तो सैंड जब बनेगी तो डेजर्ट फाइनली बनता है। Degradation of natural resources by improper resource utilization and maintenance result into soil erosion and in extreme cases can also cause desertification, है ना। सॉइल इरोजन होगी, सॉइल इरोजन होने से क्या होगा, मिट्टी जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती है, तो मिट्टी का जो ट्रांसपोर्ट होता है तो वो मिट्टी जो है अब वैसी नहीं रही, उसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा, ठीक है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी चेंज हो जाएगी। अब वो एक्ट करेगी लाइक सैंड, और सैंड जो है दे फॉर्म डेजर्ट्स। नेक्स्ट फैक्टर है वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी। वाटर लॉगिंग क्या होता है, पानी जमा होना सॉइल में। तो इरिगेशन विदाउट प्रॉपर ड्रेनेज ऑफ वाटर लीड्स टू वाटर लॉगिंग। तो हर एक जगह प्रॉपर ड्रेनेज होना चाहिए। आप फील्ड्स में भी देखोगे एक वाटर इनलेट होता है, एक वाटर आउटलेट होता है, ठीक है। अगर आउटलेट नहीं होगा तो फिर क्या होगा, पानी एक्युमुलेट होगा। अब पानी किसी जगह एक्युमुलेट हुआ तो प्लांट्स प्रॉपर्ली ग्रो होंगे, नो, है ना, क्योंकि वाटर लॉगिंग, प्रेजेंस ऑफ वाटर, इट विल डैमेज द रूट ऑफ द प्लांट, ठीक है। अगर प्लांट की रूट डैमेज हुई तो क्रॉप भी डैमेज होगी। Apart from damaging the crop, waterlogging also draws salt from the surface of the soil, ठीक है। तो एक फैक्टर तो ये हुआ कि प्लांट को डैमेज करेगी, और दूसरा क्या है कि यहाँ पे वाटर प्रेजेंट है बहुत सारा, ठीक है, तो साल्ट्स जो हैं सॉइल में से निकलेंगे और इस वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे साल्ट्स, ठीक है, बहुत सारे साल्ट्स। तो अब क्या हो रहा है, यहाँ एक्युमुलेशन हो रही है साल्ट्स की इस वाटर बॉडी में, ठीक है। So excess water in the field over the time evaporates, leaving behind the salt dissolved in it. अब क्या हुआ, अब धूप लगी, ठीक है, धूप से क्या होगा कि ये जो पानी यहाँ पे प्रेजेंट है वो तो इवापोरेट हो जाएगा, लेकिन साल्ट जो हैं दे आर हैवी, वो इवापोरेट होते हैं, नो, साल्ट वोंट इवापोरेट। इससे क्या होगा, दिस साल्ट डिपॉजिट एज थिन क्रस्ट ओवर द लैंड, दिस इंक्रीजेस सॉइल सैलिनिटी। तो अब क्या होगा, पानी तो यहाँ से इवापोरेट हो गया, यहाँ पे सिर्फ साल्ट रहेंगे, और ये साल्ट एक लेयर बनाएंगे जिससे कि सॉइल अनफर्टाइल होगी। आप कितने भी फर्टिलाइजर्स दो, प्लांट ग्रो ही नहीं हो पाएंगे इस सॉइल में, ठीक है, क्योंकि इसका सॉइल सैलिनिटी जो है इसका बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ है। अंडरस्टूड। सो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या हुआ था, मेजर इफेक्ट्स क्या थे इसके। बेनिफिट तो ज्यादा हुआ, ओके, बेनिफिट तो हुआ, हमारी क्रॉप प्रोडक्टिविटी कहीं दुगना ज्यादा हुई, लेकिन वाटर लॉगिंग कंडीशन, सॉइल सैलिनिटी, ठीक है, ये दो सबसे बड़े ड्रॉबैक थे ग्रीन रेवोल्यूशन के। अंडरस्टूड। अब हम डिफॉरेस्टेशन के बारे में पढ़ते हैं। into non-forested area, जहां जहां घने जंगलात हैं, हम पेड़ों को काटते जा रहे हैं,
क्यों? क्योंकि हमें टिम्बर चाहिए, हमें लकड़ी चाहिए इमारतें बनाने के लिए, हमें जलाने के लिए भी चाहिए, फायरवुड भी चाहिए। हमें फॉरेस्ट एरिया को कन्वर्ट कर देना चाहते हैं कि भाई वहां पे हम एग्रीकल्चर करें, वहां पे हम खेतीबाड़ी करें, पशुपालन करें, वहां पे घास उगी होगी तो पशु जो है, हमने पशुपालन करा है, वो वहां पे घास चर सकते हैं, ग्रेजिंग। तो हम घने जंगलात को काट करके अपने फायदे के लिए पर्यावरण को कितना बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। आपको याद होगा मैंने बेसिक ज्योग्राफी में आपको समझाया था कि अगर आप पूरे ग्लोब को देखें, अर्थ को, सबसे ऊपर आर्कटिक रीजन, इधर एंटार्कटिक रीजन, राइट जी। ये रहा जी टेम्परेट रीजन, ये है जी ट्रॉपिकल, और ये भी है टेम्परेट। इफ यू रिमेंबर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, याद है ना? 40% forests lost in the tropics compared to only 1% in the temperate region. अगर मैं टेम्परेट रीजन के फॉरेस्ट की बात करूं तो वहां पे जो डिफॉरेस्टेड एरिया है वो 1% है, और अगर यही चीज हम कंपेयर करें ट्रॉपिकल रीजन में तो वहां पे डिफॉरेस्टेड एरिया 40%, बहुत ज्यादा। अगर हम भारत की बात करें, द डिफॉरेस्टेशन सिचुएशन इन इंडिया 20th सेंचुरी की शुरुआत में, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में 30% फॉरेस्ट कवर था। लैंड जितनी है उसका 30% फॉरेस्ट। लेकिन 20वीं शताब्दी का अंत होते होते 20th सेंचुरी के एंड तक ये घट के रह गया 21.54%, 21.54%, राइट। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 में जो बनाई गई, इसके अनुसार 33% फॉरेस्ट कवर होना ही चाहिए प्लेन्स में एंड 67% फॉरेस्ट कवर होना चाहिए पहाड़ी इलाकों में, यानी हिल्स में। मेजर रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन, हेडिंग दे दीजिए एक बार फिर से, मेजर रीजंस फॉर डिफॉरेस्टेशन। ग्रोइंग पॉपुलेशन, बढ़ती हुई जनसंख्या, अल्टीमेटली हर समस्या जो है इसी से जुड़ी है। Growing population, more food requirement, more agricultural land is needed. Trees are the source of timber and firewood. We require large land space for raising cattle and construction activities. एक और चीज जो नॉर्थ ईस्ट साइड में प्रैक्टिस की जाती है, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। Students, deforestation is defined as process which converts forested area into non-forested area. अगर आज की बात करें हम, डिफॉरेस्टेशन इज ह्यूज प्रॉब्लम ग्लोबली। Almost 40% forests have been lost in the tropical regions compared to only one in the temperate region. ठीक है, ट्रॉपिकल रीजन्स जो है वहां पे हैबिटेट लॉस, फॉरेस्ट लॉस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन्स में एक तो सबसे पहले ये है कि ह्यूमन सेटलमेंट्स के लिए लैंड क्लियर की जा रही है। ठीक है, सेकंड चीज ये है कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो रही है, तो उन फॉरेस्ट में कल्टीवेशन की जा रही है, फॉरेस्ट को हटाया जा रहा है, उसकी जगह कल्टीवेशन की जा रही है क्रॉप्स की। At the beginning of 20th century, forest covered 30% of the land area in India. ठीक है, और आज अगर हम देखें 30% से 21.54% ही फॉरेस्ट कवर रहा है ना। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो कि 1988 में लागू की गई थी, it has recommended 33% forest cover for plains and 67% for the hills. ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके
तो रीजंस क्या है डिफॉरेस्टेशन के? सबसे पहली बात तो कॉमन सी है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, फूड हमें ज्यादा चाहिए, बहुत ज्यादा लैंड चाहिए हमें एग्रीकल्चर के लिए, लैंड तो इंक्रीज नहीं हो सकती, है ना? अब लोग क्या कर रहे हैं कि फॉरेस्ट लैंड को ही कवर कर रहे हैं एग्रीकल्चर लैंड में। ओके। सेकंड इज पॉपुलेशन ज्यादा हो रही है, घर चाहिए, तो वुड जो है ज्यादातर जंगलों से ही आती है, या फिर फायरवुड है, उसके लिए भी जंगल काटते हैं, पेड़ काटते हैं। लार्ज लैंड स्पेस रिक्वायर्ड फॉर कैटल रेजिंग अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज। तो आपने देखा होगा कि कुछ लोग कैटल को रखते हैं, है ना? तो कैटल के लिए बहुत ज्यादा जमीन चाहिए, तो फॉरेस्ट लैंड यूज करते हैं ये भी। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, ये अनदर प्रैक्टिस है। अब स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या हुई? देखिए, पहले स्लैश मतलब काटना, बर्न जलाना। सो लेट अस लर्न मोर अबाउट दिस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न क्या है? व्हाट इज दिस? किसी चीज को काट देना, एंड बर्न तो जला देना। व्हाट इज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर? लेट्स अंडरस्टैंड। इसको हम झूम कल्टीवेशन भी कहते हैं। इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में प्रैक्टिस किया जाता है। अ पैच ऑफ द फॉरेस्ट इज क्लियर। इसमें क्या किया जाता था कि भाई जंगल का एक बहुत बड़ा जो इलाका है, पैच जो है, उसको हमने क्लियर कर दिया बाय स्लैशिंग एंड कटिंग डाउन द ट्रीज। पेड़ों को चीरा, काटा और हमने क्लियर कर लिया उतना एरिया। जो बच गए, अब बिल्कुल जड़ से तो पेड़ उखाड़ नहीं पाएंगे, जितना बच गया, द रेमिनेंट ऑफ द कट ट्रीज आर बर्न्ट इनटू एशेस यूजिंग फायर। वहां पे जी आग लगा दी। बड़े बड़े पेड़ काट लिए, लकड़ी हम अपनी इस्तेमाल कर लेंगे, है ना? जितने बचे थे उसको हमने जला दिया, आग लगा दी। अब वो जल जाएंगे, राख बन गई पूरी। द एश इज यूज्ड एज अ फर्टिलाइजर। अब ये जो राख बन गई है, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स हैं, तो भाई बहुत से ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स तो जल भी गए होंगे, साथ के साथ कुछ एक बच भी गए होंगे। इसको एक फर्टिलाइजर की तरह जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। This land will be used for farming or grazing cattle. अब इस भूमि का इस्तेमाल हम कर लेंगे कि यहाँ पे हम अपनी मनचाही फसल उगाएंगे, या गाय भैंसों के लिए चारा देने वाली जो फसल है हमने वो उगा ली। ठीक है जी। अब उसके बाद क्या करा हमने? फिर इसे कुछ समय के लिए छोड़ दिया ऐसे ही, ताकि ये दोबारा से अपनी रिचनेस को एस्टेब्लिश कर ले, और फिर जंगल का फिर से कोई एक और एरिया काट के पैच, वहां पे दोबारा ये चीज हमने प्रैक्टिस करी। अब हो क्या रहा है कि हमारी डिमांड्स अब इतनी ज्यादा बढ़ रही हैं, जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि ये जो रिकवरी पीरियड है ना, रिकवरी पीरियड नहीं मिल पा रहा उस चीज को, दोबारा से उस लैंड को अपने आप को रिकवर करने का मौका नहीं मिल पा रहा। नॉर्मली क्या था? कटिंग एंड स्लैशिंग, बर्निंग ऑफ द रेमिनेंट पार्ट, और फिर से हमने जो है वहां पे उस ऐश को एक फर्टिलाइजर की तरह इस्तेमाल करते हुए फसलें उगाई वहां पे। फिर हमने कुछ समय के लिए उसे एज इट इज छोड़ दिया, रिकवरी पीरियड हो गया उसका, और दोबारा से वहां पे फॉरेस्ट फिर से एस्टेब्लिश हुआ। समय लगेगा इसमें, पर एक पूरा साइकिल अपने आप में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी। लेकिन समस्या अब ये हो रही है, वो रिकवरी पीरियड जो है वो नहीं मिल पा रहा, वो बहुत ही कम हो गया है या हो ही नहीं पा रहा, बिकॉज पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, जरूरतें इतनी ज्यादा हैं, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा। हम उस लैंड को समय नहीं दे पा रहे कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए और वहां पे दोबारा से पूरे का पूरा फॉरेस्ट एस्टेब्लिश हो पाए। तो अल्टीमेटली ये सब चीजें खत्म होती जा रही हैं। ठीक है जी। सो शॉर्टर रिकवरी पीरियड के कारण समस्या क्रिएट हो रही है। Repeated cultivation due to the increasing population. Shorter land recovery period is going to decrease the fertility of the land, which is going to result into complete loss of fertility. अगर आप नेचुरली इतना समय ही नहीं दे पा रहे कि वो लैंड अपने आप को उस ट्रॉमा से रिकवर कर ले, तो फिर परमानेंट लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी हो जाएगा। ठीक है जी। That is the problem with this slash and burn agriculture.
Student slash and burn agriculture, commonly called as झूम cultivation in the northeastern states of India. ठीक है, ये काफी पुरानी प्रैक्टिस है in which patch in the forest is used for agricultural practice. तो क्या किया जाता है, सबसे पहले पैच ऑफ फॉरेस्ट लैंड को क्लियर किया जाता है, ये है फॉरेस्ट एरिया, इसको क्लियर किया, ठीक है, उसको स्लैश किया जाता है, बर्न किया जाता है, ओके। तो सॉइल जो है उसमें फिर प्लांट्स को ग्रो किया जाता है। प्लांट्स को अगर हम ग्रो करेंगे सॉइल में, ओके, अगेन एंड अगेन, साल में 2 टाइम, तो सॉइल को रिकवरी पीरियड मिलेगा नहीं। रिकवरी फॉर व्हाट? रिकवरी फॉर न्यूट्रिएंट्स रिसाइकलिंग, है ना। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग अगर होगी नहीं तो जितना भी कंटेंट है मिनरल्स का सॉइल से रिप्लेनिश होगा, ओके। और अगर कंटेंट रिप्लेनिश हुआ तो सॉइल जो है इट विल चेंज इनटू बैरन लैंड, ठीक है, बंजर जमीन बन जाएगी फिर। अंडरस्टूड? So it has very short recovery period because of repeated cultivation and increasing population. तो अगर रिकवरी पीरियड शॉर्ट है तो सॉइल की फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज होती रहेगी and it will finally result into complete loss of soil fertility and thus it will cause deforestation of another patch of soil. अगर ये वाला लैंड फर्टाइल नहीं रहा तो फिर फार्मर जो है कि कोई दूसरा फील्ड देखेगा, कोई दूसरा लैंड देखेगा, पैच देखेगा, उसको क्लियर करेगा, ठीक है। दिस इज व्हाई फॉरेस्ट इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन हैव डिक्रीज्ड. So what will happen if we keep on cutting all the trees like this? ठीक है, हम consequences पढ़ते हैं डिफॉरेस्टेशन के अब. डिफॉरेस्टेशन का लेवल बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा CO2 का लेवल? भाई प्लांट्स CO2 ही तो इस्तेमाल करते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करके हमारे लिए वो प्रोड्यूसर्स की तरह काम कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो सोलर एनर्जी हमारे तक ऐसे ही तो पहुंच रही है। बेसिक प्रक्रिया तो आपको पता है। अब प्लांट्स नहीं है, कम है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन स्वाभाविक सी बात है वो बढ़ जाएगा। अदरवाइज तो ट्रीज जो है ये CO2 को इस्तेमाल कर रहे थे, राइट? ठीक है जी। नाउ सो डिफॉरेस्टेशन के कारण बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, सॉइल इरोजन है, डेजर्टिफिकेशन हमने समझा है, इम्प्रॉपर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल भी है। सारी चीजें रिलेटेड हैं इस पूरे इकोसिस्टम में, इस पूरे नेचर में। ऐसा नहीं है कि जंगल काटने से उतना एरिया ही प्रभावित हुआ है, पूरे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा है। So deforestation also causes loss of biodiversity due to habitat destruction. ठीक है, प्लांट से एनिमल से उनको एक फिक्स्ड एरिया होता है, अब हमने फॉरेस्ट ही काट लिए तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होगा वहां से, ओके। इट विल डिस्टर्ब हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। सो वाटर साइकिल में प्लांट्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, है ना, क्योंकि एवापोरेशन से वाटर जाता है, उसी से रेनफॉल होता है ज्यादा, ठीक है। अब प्लांट्स नहीं रहे तो हाइड्रोलॉजिकल वहां साइकिल जो है डिस्टर्ब होगी एंड ड्रॉट फ्रीक्वेंसी जो है, ठीक है, ड्रॉट होता है पीरियड जब रेनफॉल नहीं होता है, ठीक है, वो ज्यादा होगी। इट विल फर्दर कॉज सॉइल इरोजन एज नो प्लांट मींस नो रूट टू होल्ड द सॉइल, तो सॉइल इरोजन भी ज्यादा होगी उस सॉइल में एंड may lead to desertification in extreme cases due to lack of moisture in the soil. और सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तो डिजर्टिफिकेशन के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स जो हैं बहुत ज्यादा लूज होंगे, दे कैन बी इजीली कैरीड बाय द एक्शन ऑफ विंड और वाटर, ठीक है। सो चांसेस ऑफ डिजर्टिफिकेशन आर मोर इन दैट सॉइल। एनी डाउट? Is there a solution for saving our environment from deforestation? क्या solution हो सकता है? Let's find out, ठीक है। तो देखिए कहानी एक सुनते हैं आगे बढ़ने से पहले।
So students, let me tell you a story about how we humans can conserve our nature. ठीक है? Did you know people's participation has long history in India in conserving the forest? ठीक है? ऐसा ही एक वाकया हुआ था जोधपुर राजस्थान में, where people's participation for conservation of forest was witnessed. So वहां पे क्या हुआ? So there was a king, ठीक है, king of Jodhpur in Rajasthan. So he ordered one of his ministers to arrange the wood of construction, ठीक है, wood for construction of his new palace. पैलेस बनाना था, उसके लिए वुड चाहिए थी उनको. तो उसने अपने मिनिस्टर्स को कहा कि मुझे तो वुड चाहिए, आप नियर बाय फॉरेस्ट जो है वहां से वुड लाइए मेरे फॉरेस्ट, मेरे पैलेस के लिए. उसके बाद क्या हुआ? Ministers and workers went to the forest near a village that was inhabited by Bishnoi community. ठीक है, याद रखिए, बिश्नोई कम्युनिटी प्रेजेंट थी वहां पे, जो कि इनहेबिटेंट थी इस फॉरेस्ट की. सो बिश्नोई कम्युनिटी इज नोन फॉर पीसफुल कोएग्जिस्टेंस विद द नेचर. तो ये जो कम्युनिटी थी ये डिपेंडेंट थी फॉरेस्ट पे. सारे रिसोर्सेज फॉरेस्ट जो हैं, फूड है, शेल्टर है, इनका सारा जो है फॉरेस्ट से ही आता था. So the effort to cut down trees by the king's men was stopped and opposed by the Bishnois. अब बिश्नोई जो लोग थे उन्होंने अपोज किया जंगल की कटाई. ठीक है, उन्होंने कहा कि हमारा घर, हमारा रहन सहन, फूड, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम दिस जंगल ओनली. अब आप जंगल काटोगे तो हम भी मर जाएंगे. ठीक है, तो कुछ लोगों ने बहुत ही ज्यादा बहादुरी दिखाई. अमृता देवी, ओके, शी वाज ए लेडी. अमृता देवी शो exemplary courage by requesting kingmen not to cut the trees. ठीक है, उन्होंने रिक्वेस्ट की कि आप ये जंगल मत काटिए. So they did their best, लेकिन किंगमैन जो थे उनको ऑर्डर मिला था. ओके, they did not hear to their pleas. Finally, Amrita Devi hugged a tree and she dared kingsmen to cut her first before cutting the tree. ठीक है, उन्होंने हग कर लिया ट्री को और कहा कि अगर जंगल को काटना है तो पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा. द ट्री मैटर्ड मच मोर टू हर देन हर ओन लाइफ. ठीक है, तो इम्पोर्टेंट भी था क्योंकि इम्पोर्टेंस ट्री की बहुत ज्यादा थी, फॉरेस्ट की बहुत ज्यादा थी, उनकी अपनी लाइफ से भी ज्यादा इनकी इम्पोर्टेंस थी. उनको लगा अपनी जगह. ठीक है, आज हम ऐसा नहीं सोच रहे. So result क्या हुआ? Sadly, the king's men did not heed to her pleas and cut down the tree along with the Amrita Devi. ठीक है, अमृता देवी को भी काटा, ट्रीज को भी काटा. Not only Amrita Devi, her 3 daughters and hundred of other Bishnoi community people, they also lost their lives in saving the trees. ठीक है, तो देखिए कितना बड़ा सेक्रीफाइस दिया उन्होंने फॉरेस्ट के लिए, है ना. Nowhere in the history we find such devotion and sacrifice for the mother nature. Isn't it? So students, ऐसा ही एक मूवमेंट हुआ था. This was called as चिपको मूवमेंट. ठीक है, so चिपको मूवमेंट कहां पे हुआ था? गढ़वाल, जो कि हिमालयाज में है, उत्तराखंड में है. When local women showed enormous bravery in protecting the trees from the acts of contractors by hugging them. तो लोगों ने क्या किया? हग किया ट्रीज को. ठीक है, तो ये मूवमेंट जो है मार्च 1974 को शुरू हुई थी इन गोपेश्वर इन चमोली डिस्ट्रिक्ट and was headed by Chandi Prasad Bhatt of Gopeshwar and Sundarlal Bhaguna of Siliara in Tehri region. ठीक है, तो लोगों ने क्या किया? ट्रीज को ही हग कर लिया. Okay, so this incident gained momentum and people all over the world have acclaimed the Chipko movement. तो बाद में इस जंगल को नहीं काटा गया. अंडरस्टूड? कॉन्ट्रैक्टर्स ने कॉन्ट्रैक्ट वापस लिया. सो देखिए कितना बहादुरी का मुजाहिरा किया लोगों ने.
तो ऐसा ही एक मूवमेंट ऑर्गेनाइज हुआ था पडुरंग हेज इन साउदर्न इंडिया। ओके, इसको एपिको मूवमेंट भी कहा जाता है। सो इट आल्सो एम्स एट कंजर्वेशन, प्लांटेशन एंड रेशनल यूज ऑफ फॉरेस्ट ट्रीज। तो स्टूडेंट्स, हम डिफॉरेस्टेशन को ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं? रिफॉरेस्टेशन एक स्ट्रेटजी है। सो लेट अस स्टडी हाउ इट इज डन। रीफॉरेस्टेशन, ठीक है जी। सो रीफॉरेस्टेशन की परिभाषा लिख लीजिए। Restoring a forest that existed in the past and it can be restored naturally or by planting trees. Human intervention इसमें होना चाहिए। Government of India instituted Amrita Devi Bishnoi Wildlife Protection Award. Rural areas, individuals, communities for protecting wildlife। और 1980 में Joint Forest Management JFM उभर के सामने आया, जिसके कुछ कर्तव्य, कुछ ड्यूटीज, कुछ कार्य थे। सो व्हाट इज दिस ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? JFM क्या है? नोट कीजिए। प्रैक्टिस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड मैनेजिंग फॉरेस्ट्स बाय गवर्नमेंट विद द हेल्प ऑफ लोकल कम्युनिटीज। सरकार और लोकल कम्युनिटीज मिल करके इस चीज का ध्यान रखेंगे कि फॉरेस्ट्स का प्रॉपर प्रोटेक्शन मैनेजमेंट हो रहा है एंड द कम्युनिटीज विल बी गेटिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स। भाई ये तो म्यूचुअल है, आप पर्यावरण को बचा रहे हैं तो पर्यावरण भी तो आपको बहुत सारी चीजें दे रहा है ना, ठीक है जी। सो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए भाई यू हैव टू अवॉइड और मिनिमाइज द पॉल्यूशन एंड प्रॉपर रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड मेंटेनेंस होना चाहिए। तभी हम अपनी नेचुरल रिसोर्सेज को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, लंबे समय तक एक धरोहर के रूप में हम आने वाली जनरेशंस को भी ये सौंप पाएंगे। Reforestation is the process of restoring a forest that once existed and was removed at some time in the past। ठीक है, तो नेचुरली भी रिफॉरेस्टेशन होती है इन ए डिफॉरेस्टेड एरिया। ठीक है, आप देखेंगे कि प्लांट के सीड जैसे जैसे डिस्पर्स होते हैं, छोटे छोटे प्लांट जो हैं उस एरिया में उग रहे हैं। However, we can speed up this process of plantation with due consideration to biodiversity that are there exist in the area। तो अगर हम प्लांटेशन ड्राइव करेंगे उस पर्टिकुलर एरिया में तो हम ये प्रोसेस स्पीड अप करेंगे। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली इंस्टीट्यूटेड अमृता देवी बिश्नोई वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड। तो याद है ना अमृता देवी सबको, ठीक है, तो उनके नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक अवार्ड भी शुरू किया है, ओके, इन ऑनर ऑफ लेट अमृता देवी। सो ये अवार्ड किन लोगों के लिए है? It is for individuals or communities from the rural area that have shown extraordinary courage and dedication in protecting the wildlife। जिन्होंने कुछ extraordinary चीजें की हैं वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, so realizing the significance of participation by local communities, Government of India in the 1980s have introduced the concept of joint forest management। ठीक है, तो ये सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट लागू किया। व्हाट इज जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट? Here, students government works closely with the local communities for protecting and managing the forests। ठीक है, क्योंकि local communities का एक बहुत important part होता है, रोल होता है इन जंगलों को मेंटेन रखने का। तो गवर्नमेंट क्या करती है? इन लोगों के साथ ही काम करती है। ओके, तो गवर्नमेंट को प्रोटेक्शन चाहिए तो प्रोटेक्शन मिल जाती है, लोकल कम्युनिटीज को क्या चाहिए, है ना, बेनिफिट चाहिए ना फॉरेस्ट का, जिसमें से फ्रूट, गम, रबर, मेडिसिन एक्स्ट्रा
ये सारी चीज़ें निकलती हैं, तो लोगों को एलो किया जाता है कि आप ये चीज़ें फॉरेस्ट के बेनिफिट जो हैं वो ले सकते हैं, बट अप टू ए सर्टेन लिमिट, ठीक है? और बदले में आपको प्रोटेक्शन करनी पड़ेगी। ओके, सो फॉरेस्ट आर कंजर्व्ड इन ए सस्टेनेबल मैनर, है ना? सस्टेनेबल मैनर में क्या होता है कि आने वाली जनरेशन जो हैं वो इफेक्ट ना हो। अंडरस्टूड? कोई डाउट यहाँ तक? So greenhouse effect and global warming क्या है? Let us understand now. Greenhouse, it is a naturally occurring phenomena that is responsible for heating of the earth's atmosphere. ग्रीन हाउस इफेक्ट कोई नुकसानदायक बात नहीं है, समझना। ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, दोनों बातों में फिर रिलेशन क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण ही हमारी धरती का जो तापमान है वो सूटेबल बना हुआ है कि यहां पे जल जीवन जीव जंतु सब पनप रहे हैं। नहीं होता ना ग्रीन हाउस इफेक्ट तो शायद नेगेटिव में टेम्परेचर होता 0 डिग्री से भी बहुत कम, तो हम जिंदा ही नहीं रह पाते। ठीक है, सो ग्रीन हाउस इफेक्ट हम समझते हैं क्या है। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सूर्य से जो सूर्य की किरणें आ रही हैं, about 1/4 of the incoming solar radiation is reflected back by clouds and gases in the Earth's atmosphere. अर्थ के पास हमारा एटमॉस्फेयर है ना? इस अगर एटमॉस्फेयर ना होता तो क्या होता? तो अर्थ बहुत ही ठंडी होती है ना? पूरे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स पता है ना आपको? सन, मर्करी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, यू नो ऑल दोस प्लैनेट्स। सूटेबल डिस्टेंस पे है, अर्थ की और सन की दूरी सूटेबल है, जिसके कारण अर्थ के ऊपर लाइफ का एग्जिस्टेंस है। भाई शायद और प्लैनेट्स पे भी लाइफ हो। द स्टडी ऑफ लाइफ ऑन द अदर प्लैनेट्स इज एक्सोबायोलॉजी, दैट्स अ सेपरेट थिंग। Now, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सूर्य से आने वाली किरणें जो हैं, सोलर रेडिएशंस, about 1/4 of the incoming solar radiation that is reflected back by clouds and gases in the Earth's atmosphere. लेकिन बाकी की जो सोलर रेडिएशंस हैं वो एटमॉस्फेयर तक पहुंचती हैं, और उस एटमॉस्फेयर में से कुछ एटमॉस्फेयर में अटक जाती हैं। अभी हम देखेंगे कि ओजोन जो है वो किसको ब्लॉक करती है, और कुछ रेडिएशंस नीचे आ रही हैं, अर्थ तक पहुंच रही हैं। इंफ्रारेड लाइट जो है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हीटिंग इफेक्ट। आप जानते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट, ये स्पेक्ट्रम से आप पूरी तरह से वाकिफ हैं। ओके, नाउ देखिए इधर, जो धरती की सतह तक पहुंची हैं, अर्थ उसे रिफ्लेक्ट बैक भी करती है हीट को। लाइट की प्रॉपर्टी है, कहीं टकराई तो वहां से वापस भी जाएगी। Earth re-emits a small quantity of the heat absorbed as infrared. Infrared radiations heat के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो अभी तक मैंने क्या बताया कि सूर्य से आने वाली बहुत सारी किरणें तो भाई वापस चली जाती हैं, एटमॉस्फेयर उन्हें वापस भेज देता है। कुछ एटमॉस्फेयर को चीरती हुई, पार करती हुई धरती तक पहुंचती हैं, और अर्थ उन्हें फिर से वापस भेजती है। नो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेयर की अलग अलग लेयर्स भी आपको पता है ना? देयर इज स्ट्रेटोस्फेयर, देयर इज एक्सोस्फेयर, मेसोस्फेयर, सारी लेयर्स आपने पढ़ी हुई है ज्योग्राफी में एटमॉस्फेयर की ना। अलग अलग गैसेस भी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, जिसमें से ग्रीन हाउस गैसेस के नाम याद कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, एंड ऑफ कोर्स भाई पानी भी प्रेजेंट है, राइट? ये सब प्रेजेंट है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। वाटर वेपर्स भी हैं। ये चीज देखिए, सन से इंफ्रारेड लाइट आई नीचे, अर्थ ने वापस भेजा, एटमॉस्फेयर में फिर से रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर वापस गई। तो ये चीज लगातार चलती रहती है, जिसके कारण एक सूटेबल टेम्परेचर अर्थ पे बना हुआ है, जिसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ दीज गैसेस रीअब्सॉर्ब मेजॉरिटी ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन एंड रेडिएट हीट, सो दे कीप द अर्थ वार्म। नाउ अब एक ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट तो समझ आ गया, भाई ग्लोबल वार्मिंग क्या है? हमने पिछले कई सालों में एक चीज ऑब्जर्व करी है कि धरती का तापमान जो है इट हैज इंक्रीज्ड बाय 0.6 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर बढ़ गया है। ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं इसे।
So global warming is the long-term heating of Earth's climate. Why? Due to human activities. Human activities ने क्या कर दिया? The activities which have increased the level of greenhouse gases in the Earth's atmosphere. अर्थ के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस का लेवल बढ़ जाने से यह समस्या हो रही है, दैट इज ग्लोबल वार्मिंग, जिसका नतीजा जंगलों में आग लगना, फॉरेस्ट फायर्स, फ्लड आ जाना, ग्लेशियर्स का पिघलना, साइक्लोन्स, कहीं किसी जगह पे सूखा पड़ रहा है, मतलब ओवरऑल डिस्टरबेंसेस हो रहे हैं क्लाइमेट। पोलर आइस कैप्स जो है वो मेल्ट हो जाएंगी। इतना सा तापमान बढ़ जाने से भी ग्लेशियर्स को कितना बड़ा नुकसान पहुंचेगा, कितने कितने मिलियंस ट्रिलियंस गैलन्स ऑफ पानी जो है वो बर्फ के पिघलने से आएगा एंड समुद्र में जाएगा, तो समुद्र का तल बढ़ेगा। सी लेवल बढ़ा तो आसपास का जितना कोस्टल एरिया वो सब डूब जाएगा उसमें, है ना। चीजें तो सारी रिलेटेड है आपस में। ग्रीन हाउस गैसेस ग्लोबल वार्मिंग कैसे कर रही हैं ये हम समझते हैं। देखिए जरा, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14% कंट्रीब्यूशन, मीथेन 20%, कार्बन डाइऑक्साइड 60% एंड N2O 6%। नोट कर लीजिए, दिस इज इंपॉर्टेंट। Students, greenhouse effect. About 1/4 incoming solar radiations, they are reflected back by clouds and green and gases in the Earth's atmosphere. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है, ओके, और यहाँ पे एक लेयर होती है गैसेस की, ओके। द लॉन्गर वेवलेंथ आर ट्रैप्ड विद इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो क्या होती है, ज्यादातर रेडिएशन स्ट्राइक करती हैं अर्थ सरफेस को, रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, लेकिन कुछ वेवलेंथ जो है, लॉन्गर वेवलेंथ जो है वो ट्रैप हो जाएगी, है ना। गैसेस जो है, ग्रीन हाउस गैसेस इनको ट्रैप करके रखती हैं। अब ग्रीन हाउस गैसेस इनको ट्रैप करेंगी तो टेम्परेचर जो अर्थ का है थोड़ा इंक्रीज होता है, यस होगा, ठीक है। सो ग्लोबल वार्मिंग, it is long-term heating of Earth's climate due to human activities increase the level of greenhouse gases in the Earth's atmosphere। अब देखिए क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो रहे हैं, ओके, तो नेचुरली ये जो फिनोमेनन है जिससे कि अर्थ का थोड़ा क्लाइमेट वार्म हो रहा है, ये हमारे लिए सही भी है, ठीक है, क्योंकि नाइट, स्पेशली नाइट के टाइम पे, डे पे सनलाइट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नाइट के टाइम पे क्या होगा स्टूडेंट्स, अगर सेल रेडिएशंस नहीं है तो हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है -20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर भी जा सकता है। सो इट इज बिकॉज ऑफ दीज ग्रीन हाउस गैसेस हमारी अर्थ का टेम्परेचर जो है नाइट में 20 डिग्री टू 25 डिग्री सेल्सियस रहता है। अब ग्रीन हाउस गैसेस ज्यादा हो रहे हैं, प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ज्यादा से ज्यादा ट्रैपिंग होगी लाइट की, जिससे कि अर्थ का क्लाइमेट 0.6 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है। दिस इज कॉल्ड एज ग्लोबल वार्मिंग। तो देखिए ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट क्या होगा, अर्थ का टेम्परेचर जो है, ओवरऑल टेम्परेचर इंक्रीज होगा, जिससे कि ग्लेशियर्स जो हैं वो मेल्ट होंगे, ठीक है। दिस विल राइज द सी लेवल, फ्रीक्वेंट फ्लड्स होंगे, एंड यस, कोस्टल एरियाज जो हैं वो पार्शली सबमर्ज हो जाएंगे इस वाटर में। तो ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से हैं, सबसे मेजर ग्रीन हाउस गैस जो है इट इज CO2, 60% कंट्रीब्यूशन यही है, यही करता है इसमें। देन वी हैव द मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14% है, एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कितने हैं, 6%, ठीक है। तो ये सीरीज आप याद रखेंगे। सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड। अंडरस्टूड।
So let's solve a question now. The sunlight that is trapped by greenhouse gases has, बताइए उसकी वेवलेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी, कम होगी? So this time 6 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, ऋषि, अविरूप, ऐश्वर्या, कृष्णा, सुभाश्री और सायन। ठीक है, तो लॉन्गर वेवलेंथ देन द विजिबल लाइट, यही ट्रैप होते हैं इन ग्रीन हाउस इफेक्ट। ओके, so out of all sunlight that is reach the surface of the earth, most is reflected back. Some of the reflected light is trapped by the atmosphere. As their wavelength increases, also frequency decreases, क्योंकि frequency wavelength inversely proportional होते हैं। तो ये लाइट जो ट्रैप हुई, this helps in keeping the earth's surface warm, particularly at night. So इसी phenomenon को हम green house effect कहते हैं। ठीक है, तो अब हम एल नीनो इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं। ज्योग्राफी में शायद आप लोगों ने पढ़ा हो इस एल नीनो इफेक्ट के बारे में। वर्ल्ड का मैप जरा अपनी आंखों के सामने ले आइए, आप मेरे इस तरफ देख पा रहे हैं, कैन यू सी हियर, यहाँ पे क्या दिखाया जी आपको, कौन सी कंट्री है इधर, यू कैन सी अर्जेंटीना, राइट। तो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिकन कंट्रीज पता है, ब्राजील, यूकेडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना। सो इस तरफ हमने क्या दिखाया जी, ऑस्ट्रेलिया। एरो का निशान गौर फरमाइएगा। हवाएं जो चल रही हैं ईस्ट से वेस्ट की तरफ, वो ऊपर की सतह का जो गर्म पानी है, समुद्र का पानी जो ऊपर वाला है, उसे बहा करके ले जाएंगी वेस्ट की तरफ। अब यहां क्या है, प्रेसिपिटेशन हुआ, बारिश हुई, मौसम में बदलाव हुए, नॉर्मली ऐसा होता है। एल नीनो ईयर, जब एल नीनो ईयर है जो 2 से 7 साल के बीच में होता ही है, एल नीनो ईयर में क्या है, ये सिचुएशन उल्टी हो गई। अब आप देखिए, ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाने लगे, जिसके कारण इतनी ज्यादा बारिश होगी कुछ इलाकों में, और जिधर से ये हवाएं आई हैं, ये गर्म पानी आया है, वहां पे सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट, दूसरी तरफ फ्लड, राइट, है ना डेंजर सिचुएशन। इतना ज्यादा पानी, इतनी ज्यादा बारिश कि फ्लड वाली सिचुएशन हो जाएगी। ओवरऑल क्लाइमेटिक कंडीशंस जो हैं वो डिस्टर्ब होंगी, पूरा क्लाइमेट डिस्टर्ब होगा, साइक्लोन्स, चक्रवात जिसे हम कहते हैं, वो सिचुएशन हो जाएगी पैदा। ठीक है जी, सी, कैन यू सी दिस, द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, यूज ऑफ ऑल्टरनेटिव्स टू द फॉसिल फ्यूल्स। जो फॉसिल फ्यूल्स हम बर्न कर रहे हैं, पेट्रोलियम के प्रोडक्ट्स जो हम यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स जो हैं, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन है, कुछ ऑल्टरनेट ढूंढिए इनका, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोफ्यूल्स, तभी जाकर के हम कंट्रोल कर पाएंगे इस चीज को। एंड ऑफ कोर्स रिफॉरेस्टेशन। El Nino effect is a natural effect
a sort of climatic pattern that is seen in Pacific Ocean that results in warming of the ocean water. ठीक है, नेचुरल इफेक्ट है जो कि जिससे कि ओशन वाटर थोड़ा बहुत गर्म होता है. Convection current over the surface of water, warm oceans create large precipitation. तो इसी की वजह से इवापोरेशन ज्यादा होती है जिससे बारिश बहुत ज्यादा होती है. So it has greater effect on ocean temperature, speed and strength of ocean currents, health of coastal fisheries and local weathers from Australia to South America. तो बहुत ब्रॉड इफेक्ट है एल नीनो इफेक्ट के. तो ये एक पीरियडिक फिनोमेनन है जिसका ड्यूरेशन है फ्रॉम 2 to 7 years. ठीक है, लेकिन अब ग्लोबल टेम्परेचर अब इंक्रीज हुआ है, क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज हुए हैं, तो फ्रीक्वेंसी जो है एल नीनो इफेक्ट की ज्यादा से ज्यादा हो रही है. पहले ये सिर्फ 2 से 7 सालों में आता था, अब ये तकरीबन हर 2 सालों के बाद आ रहा है. फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई है. ठीक है, सो दिस कैन बी कंट्रोल्ड बाय स्विचिंग टू अल्टरनेटिव सोर्सेस ऑफ एनर्जी दैट आर रिन्यूएबल एंड लार्ज स्केल एफॉरेस्टेशन एंड रिफॉरेस्टेशन. तो ग्रीन हाउस गैसेस को हमें कम करना पड़ेगा, रिन्यूएबल रिसोर्सेज का ज्यादा यूज करना पड़ेगा, कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, इनका ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना होगा, इससे कि हम इसकी फ्रीक्वेंसी जो है कम कर सकते हैं. अंडरस्टूड? तो देखिए ओजोन लेयर जो है, ग्रीन हाउस गैसेस ओजोन लेयर डिप्लीशन करते हैं. बट व्हाट इज दिस ओजोन लेयर? लेट अस स्टडी अबाउट इट. से बना O3, ऑक्सीजन इज O2, ओजोन इज O3. आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि भाई हमारे एटमॉस्फेयर में ओजोन की एक परत है जो सूरज से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन जो है, यूवी रेडिएशन से हमें बचाती है. धीरे धीरे आपने ये भी जाना कि भाई ओजोन में होल हो गया है. एक्चुअल में मतलब कोई छेद नहीं हो गया, होल नहीं है. उन जगहों पे ओजोन की परत जो है वो पतली हो गई है. बाकी जगहों पे ओजोन थिक है और जहां ओजोन होल है वहां पे परत जो है वो थिन हो गई है. लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर देखिए, ट्रोपोस्फेयर, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड उससे भी बाहर एक्सोस्फेयर. सो स्ट्रेटोस्फेयर में आपको ये O3 नजर आ रहा है ना, दैट इज ओजोन. ऑक्सीजन से ही बनी है ये ओजोन. ओजोन करती क्या है? सूरज से आने वाली जो हार्मफुल यूवी लाइट है ना, उसे रोक देती है भाई. अच्छा, ये बनी भी यूवी लाइट के कारण ही. अभी हम देखेंगे ओजोन बन कैसे रही है, ओजोन टूट कैसे रही है. ठीक है, तो हमने ये सूरज से आने वाली यूवी लाइट आपको दिखाई, और यूवी लाइट अगर पहुंचती है धरती तक तो हमारे लिए नुकसानदायक है. यूवी रेडिएशन भी कई तरह के, यूवी ए, यूवी बी, ये भी हम देखेंगे. सो अल्ट्रावायलेट लाइट बड़ी नुकसानदायक है. ये म्यूटाजन की तरह काम करती है, डीएनए में म्यूटेशंस कर सकती है यूवी लाइट के कारण. स्किन कैंसर्स हो सकते हैं. द यूवी रेज ब्रेक बॉन्ड्स इन द न्यूक्लिक एसिड्स, डीएनए में. अब आप देखेंगे, you can see this UVC wavelength 200 to 290 nanometers. Then you can see this UVB, that is 290 to 320 nm. UVA, that is 320 to 400 nm. तो UVC जो था भाई, ये तो ओजोन ने रोक लिया ऊपर ही. UVB एंड UVA जो है वो आगे पहुंचा. UVB एपिडर्मिस, स्किन की लेयर्स है ना, यू नो स्किन की लेयर्स. सबसे बाहर एपिडर्मिस है, यहां पे हमने पढ़ा था केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है. एपिडर्मिस की लेयर तक जब ये हार्मफुल रेडिएशंस पहुंची तो ये इन्हें नुकसान पहुंचाती हैं, कैंसर कर सकती हैं. और डर्मिस लेयर तक यूवीए पहुंचा जो कि 320 टू 400 नैनोमीटर्स है. और डर्मिस के नीचे स्किन का सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है. हार्मफुल इफेक्ट्स, प्रीमेच्योर एजिंग, स्नो ब्लाइंडनेस. कॉर्निया जो है यूवी रेडिएशन से प्रभावित होता है, स्नो ब्लाइंडनेस कहते हैं उसे. एंड ऑफ कोर्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर. डू यू नो दैट आई लेंस जो है हमारा, दैट आल्सो एब्जॉर्ब्स यूवी लाइट. ये याद रखना, दिस इज इंपॉर्टेंट. डॉप्सन्स यूनिट, इस पे क्वेश्चन आया भी हुआ है नीट में. Dobson's unit, do not get confused between decibels and Dobson unit. So Dobson unit yani DU, it is the unit of measurement of ozone in a column of air from the ground to the top of the atmosphere. Ground से atmosphere के top तक हम measure करते हैं कि उस column of air में
कितना ओजोन है। सो ओजोन मेजरमेंट से रिलेटेड है डॉप्सन यूनिट, नोट कर लीजिए। इट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ओजोन इन अ कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम द ग्राउंड टू द टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। एवरेज थिकनेस जो है ओजोन की 300 DU, डॉप्सन यूनिट। ध्यान रखिए चीज। Ozone layer is a protective shield in the stratosphere layer of the atmosphere. ठीक है, तो शील्ड क्या करता है, क्या काम है इसका? इट एब्जॉर्ब्स हार्मफुल रेडिएशंस फ्रॉम द सन, जो कि यूवी रेडिएशन हैं। तो यूवी रेडिएशन जो है स्टूडेंट्स तीन तरह की हैं, यूवी ए, बी एंड सी। सी जो है इनकी सबसे कम वेवलेंथ होती है, यूवी ए जो है इनकी सबसे ज्यादा वेवलेंथ होगी। तो एनर्जी किनके पास ज्यादा होगी? यस, यूवी सी की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, यूवी ए की कम होती है कंपैरेटिवली। ठीक है, तो पेनिट्रेटिंग पावर अगर हम देखें, सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर यूवी सी का होता है, फिर यूवी बी का, देन यूवी ए का। ओके, तो देखिए यूवी सी जो है वो टिश्यूज के अंदर तक पेनिट्रेट हो सकती है। यूवीबी जो है एपिडर्मिस में पेनिट्रेट हो सकती है, एपिडर्मल सेल्स है ना उनमें। और यूवीए जो है सिर्फ डर्मिस जो है, आउटर स्किन जो है हमारा, वहां तक ही जा सकता है। ओके, तो यूवी, इनमें से लीथल कौन हुआ? यूवीसी। ठीक है, यूवीसी रेडिएशन जो है दे आर लीथल फॉर ऑल द ऑर्गेनिजम्स। So UV radiation से क्या इफेक्ट होता है? They have potential to alter the structure of biomolecules like DNA and proteins. Mutations करते हैं इनमें, ठीक है? Snow blindness, premature aging and various type of skin cancer जो हैं UV radiations की वजह से होते हैं। So how do we measure the thickness of the ozone layer? Dobson unit में इनको मेजर किया जाता है, ठीक है? और आइडियल जो यूनिट है, ठीक है, जो लेवल्स हैं इसके 300 डॉप्सन यूनिट अगर है तो ओजोन लेयर को आइडियल माना जाता है, सेफ माना जाता है। अगर लेवल्स कम हो रहे हैं 300 से तो देन इट इज वरीसम। अंडरस्टूड? अब हम डिप्लीशन के बारे में करते हैं कि हाउ ओजोन लेयर डिप्लीशन इज हैपनिंग। नुकसान जो है पहुंचा रहे हैं ओजोन को, दे आर यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट्स। रेड कलर से हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आपको दिखाए। अब देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जब ऊपर पहुंच रहे हैं एटमॉस्फेयर में, तो ये O3 को तोड़ करके O2 बनवा रहे हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो क्लोरीन है ये कैटालिस्ट की तरह काम कर जाता है, O3 को O2 में परिवर्तित करने वाली प्रोसेस को ये स्पीड अप कर देता है। So this chlorine in the chlorofluorocarbon is dangerous. अभी हम पढ़ेंगे आगे मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में, राइट, जहां पे ये निर्णय लिया गया था कि भाई क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स कम से कम इस्तेमाल हों। समझे आप बात? दिख रही है ये रिएक्शन? सो दिस क्लोरीन इज एक्टिंग एज अ कैटालिस्ट एंड ये जो रिएक्शन है ओजोन से ऑक्सीजन बनने का, ये इसे प्रमोट कर रहा है। तो जहां जहां ये ज्यादा होंगे वहां पे जो ओजोन की थिकनेस है वो कम होती जाएगी। तो हम कहते हैं ना अंटार्कटिका के ऊपर जो है बहुत बड़ा जो है वो ओजोन का एक होल बन चुका है। देखते हैं अभी, ठीक है जी। सी रेड कलर से हमने क्लोरोफ्लोरोकार्बन दिखाए और आप देख पा रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन से निकलने वाले क्लोरीन ने कैटालिस्ट की तरह काम करा है और ओजोन से ऑक्सीजन बनने वाली जो प्रक्रिया है उसे
स्टिमुलेट कर दिया. सो यू कैन सी हियर दिस ओजोन होल, ये जो पर्पल कलर से हमने दिखाया है, राइट? तो देखिए स्टूडेंट्स, ओजोन लेयर डिप्लोशन किसकी वजह से होती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की वजह से. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स में जो Cl है, क्लोरीन है, इट डिसोसिएट्स फ्रॉम द क्लोराइड आयंस एंड इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन. ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है क्लोरीन, और क्लोरीन ऑक्साइड बनाता है, तो O3 को ब्रेक डाउन करता है O2 को, फिर दूसरा मॉलिक्यूल जो है दूसरे के साथ रिएक्ट करता है. सो क्लोरीन इज बिहेविंग एज कैटलिस्ट हियर. ठीक है, सो ओजोन हेयर होल जो है इट इज फाउंड ओवर अंटार्कटिका ड्यूरिंग द मंथ ऑफ सितंबर टू अर्ली दिसंबर. अंडरस्टूड? Let's solve a question on ozone layer depletion. क्वेश्चन है which one of the following statement are correct with respect to ozone layer depletion. आपके पास 3 स्टेटमेंट्स हैं, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो 5 स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया है, ऋषि, अभिरूप, कोमल, जतिन एंड ऐश्वर्या. तो आंसर ऑप्शन 2 इज करेक्ट ओनली. तो ऑप्शन ए सेज ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन द अपर ट्रॉपोस्फेयर, तो गलत हुआ है ना. क्यों? क्योंकि ये अपर स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होता है. बी था फ्री क्लोरीन इज मोस्ट पोटेंट पोल्यूटेंट रिस्पांसिबल फॉर ओजोन लेयर डिप्लीशन. यस, करेक्ट है. ठीक है, HFCs या फिर CFCs जो है, इनसे क्या निकलता है? क्लोरीन निकलता है. एटमॉस्फेयर जो है स्ट्रेटोस्फेयर का, उसमें सेटल होता है, एंड क्लोरीन इज नॉट कंज्यूम्ड इन द रिएक्शन. ठीक है, क्लोरीन ऑक्साइड बनाएगा ओजोन के साथ रिएक्ट करके, और इसी तरह ओजोन को ब्रेक डाउन करेगा O2, ओके, एंड ऑक्सीजन, सिंगलेट ऑक्सीजन में. ओजोन डिप्लेशन लीड्स टू एसिड रेन. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ओजोन लेयर डिप्लेशन से एसिड रेन नहीं होती है, बल्कि एसिड रेन होती है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन से. Let's solve one more question here. Two gases that make highest contribution in greenhouse gases are, बताइए कौन से 2 gases मेजर कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस इफेक्ट के. This time, Abhirup, Komal, Jatin and Krishna are correct. तो आंसर है ऑप्शन ए.
तो देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर मेजर ग्रीन हाउस केसेस. कार्बन डाइऑक्साइड 60% कंट्रीब्यूटर, मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स 14% एंड ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन 6%. तो देखिए क्योटो प्रोटोकॉल ये हुआ था 11 दिसंबर 1997. सो दिस प्रोटोकॉल रिक्वायर्स कंट्रीज टू टेक अप्रोप्रिएट मेजर्स टू रिड्यूस देयर ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस टू ए लेवल एट लीस्ट 5%. है ना. ग्रीन हाउस गैसेस कौन से हैं? हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, SF6, PFC, CO2, मीथेन एटसेट्रा. तो ये गैसेस जो हैं इनकी एमिशन 5% से कम होनी चाहिए. ठीक है. सो क्योटो प्रोटोकॉल क्यों हुआ था? टू reduce the greenhouse gas emission, इसीलिए हुआ था. Another is Montreal Protocol. ठीक है. तो ये हुआ था ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए. To protect stratospheric ozone, which was officially accepted by 82 nations, the substances controlled by treaty are CFCs, halogens, other fully halogenated CFCs, carbon tetrachloride, methyl chloroform, HFCs, methyl bromide, and HFCs. तो ये सारे गैसेस जो हैं इनकी एमिशन को कम करना है टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर. ये डिसाइड हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल व्हिच वाज हेल्ड 15 सितंबर 1987. Understood? Another question. World Ozone Day is celebrated on dash every year to commemorate the signing of dash. बताइए वर्ल्ड ओजोन डे कब सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर? कृष्णा, सायन एंड ऋषि आर करेक्ट दिस टाइम. तो आंसर है 16 सितंबर को सेलिब्रेट किया जाता है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन साइन हुआ था. ठीक है. So World Ozone Day is celebrated on 16th of September every year, commemorating the date of signing of 1987 of Montreal Protocol on substances that deplete ozone layer. ठीक है, याद रहेगा सबको. मेरी वॉइस नहीं आ रही है? आई एम ऑडिबल? I am audible to everyone. सर आप एकदम ऑडिबल हो. Okay, okay. So students, this was all about today's class. ये सारे टॉपिक्स जो हैं आज हमने कवर किए. Improper resource utilization and maintenance / burn agriculture, reforestation, El Nino effect, international protocols on curbing ozone layer depletion, है ना, deforestation, consequences, greenhouse effect and ozone layer and its depletion. तो बताइए कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आज की क्लास में? Any doubt? देखिए एक और सेशन बचा है और आप जो है खत्म हो जाएगा. We will start the revision classes from 11th class. ठीक है.